गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी क्लास रहेगी गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित है। इस क्लास में जितने भी गुप्त काल से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं और ये क्लास आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त वंश का शासन कब से कब तक था। जो गुप्त वंश है उसका शासन कब से कब तक था। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया शासन कब से कब तक था। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है 319 से 500 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 319 से 324 ईस्वी तक, ऑप्शन सी है 325 से 566 ईस्वी तक, या फिर 566 से 597 ईस्वी तक। तो गुप्त वंश जो है इसकी स्थापना कब से होती है, तो 275 से ईस्वी से लेकर 550 ईस्वी तक। कब तक रहता है, 275 से 550 ईस्वी तक रहता है। लेकिन अगर इसके शासन की बात करें तो ये शासन रहा था 319 से 500 ईस्वी तक। इसकी स्थापना की थी किसके द्वारा की गई थी, श्रीगुप्त के द्वारा। गुप्त वंश की स्थापना की गई थी श्रीगुप्त के द्वारा। लेकिन 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम, इसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा गुप्त शासक था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आपके गुप्त काल से संबंधित है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य काल से संबंधित है। तो वैसे तो जो गुप्त वंश है 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक था, लेकिन अगर हम शासन की बात करते हैं तो 319 से 500 ईस्वी तक हो जाएगा। स्थापना इसकी श्रीगुप्त ने की थी और सबसे शक्तिशाली शासक इसका था चंद्रगुप्त प्रथम। तो ऑप्शन ए वाला जो आपका है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक कौन सा था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। कौन सा प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय ने, या ऑप्शन डी है श्रीगुप्त ने। तो अभी हमने बात की थी चंद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने उपाधि धारण की थी विक्रमादित्य की, और समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण की थी किसकी, परम भागवत की। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी और इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है, बिहार के अंदर गया में ताम्र जो अभिलेख है वहां से इसकी जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है। प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके अभियान के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम के, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, या ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है ये किसके बारे में जानकारी देता है, प्रयाग प्रशस्ति जो अशोक का सारनाथ अभिलेख है। कौन सा अभिलेख हो जाएगा, अशोक का सारनाथ अभिलेख। वहां पर हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। समुद्रगुप्त के सैन्य अभियान थे उनके बारे में उनकी प्रशंसकीय जानकारी अशोक के सारनाथ अभिलेख से मिलती है और उसी को क्या कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। और इसका सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। तो किसके बारे में जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अशोक का जो सारनाथ अभिलेख है वहीं पर जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति यानी उसी के ऊपर समुद्रगुप्त के बारे में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन बी वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा
कारण नहीं था। नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा कारण है जो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है हुण आक्रमण, ऑप्शन बी है प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ऑप्शन सी है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, या ऑप्शन डी है अरब आक्रमण। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? हुण आक्रमण सबसे पहले हुआ था स्कंद गुप्त के टाइम में, जिसमें हुणों की हार हुई थी, लेकिन बाद में जो हुण थे उन्होंने उत्तरी भाग पर, जो है भारत का जो उत्तरी भाग है उस पर अधिकार कर लिया था। तो ये ऑप्शन सही होगा, हुण आक्रमण इसके पतन का कारण था। ऑप्शन बी में है प्रशासन का सामंतीय ढांचा, ये भी इसका कारण था। ऑप्शन सी है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना, ये भी सही था। लेकिन जो अरब आक्रमण हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था लगभग मध्यकाल के शुरुआती दौर में। तो अरब आक्रमण इसका ऑप्शन जो है डी वाला सही आंसर हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा नहीं था? अरब आक्रमण इसके पतन का कारण नहीं था, और यही हमें बताना है। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त, या ऑप्शन डी है श्रीगुप्त। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये की थी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, जिसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो मुद्रा राक्षस है ये किसके द्वारा लिखा गया नाटक है? तो विशाख दत्त के द्वारा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच में संघर्ष के बारे में, ऑप्शन बी है एक आर्य राजकुमार और एक कबीली महिला की प्रेम कथा के बारे में, ऑप्शन सी है 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष की कथा के बारे में, या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो विशाख दत्त किसके टाइम में था? चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे विशाख दत्त, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में विशाख दत्त की जो मुद्रा राक्षस है उसके अंदर वर्णन मिलता है। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसकी जो सबसे पहले व्याख्या की थी तो वो किसने की थी? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट ने, ऑप्शन बी है भास्कर ने, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त ने, या ऑप्शन डी है वराहमिहिर ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्यभट्ट ने। आर्यभट्ट गुप्त काल में एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। इस टाइम में गुप्त काल में, यानी भारत में गुप्त काल के टाइम में इस बात का पता चल चुका था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, और उसी वजह से क्या होता है, दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट जो है एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, किस टाइम में? गुप्त काल में। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या नाम दिया जाता था? यानी गुप्त काल में जो चांदी की मुद्राएं थी उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है काटसापन, ऑप्शन बी है दिनार, ऑप्शन सी है रूपक, या ऑप्शन डी है निष्क। तो दिनार तो कहा जाता था सोने की मुद्राओं को। किसको कहा जाता था? सोने की मुद्राओं को। और चांदी की मुद्राओं को कहा जाता था रूपक। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रूपक कहा जाता था और सोने की मुद्राओं को दिनार कहा जाता था। निष्क जो है ये गले में पहनने वाला हार होता है, गले में पहनने का हार। जिसे निष्क कहा जाता था प्राचीन काल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, यानी पूरे के पूरे गांव ही दान कर दिए जाते थे? ऑप्शन ए है गुप्त वंश, ऑप्शन बी है पाल वंश, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट वंश या ऑप्शन डी है प्रतिहार वंश। तो सबसे ज्यादा ग्राम अनुदान देने का कार्य किया था गुप्त वंश के शासकों ने, और जो ब्राह्मणों और मंदिरों को जो ग्राम दान में दिए जाते थे वहां से जो आय प्राप्त होती थी वो भी उन्हें दी जाती थी। तो ऑप्शन ए वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्यावाप तथा द्रोणावाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? कुल्यावाप और द्रोणावाप जो दो शब्द हैं किसके लिए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, भूमाप, ऑप्शन बी है विभिन्न मौद्रिक मूल्यों के सिक्के, ऑप्शन सी है नगर की भूमि का वर्गीकरण या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुसंधान। तो किसके लिए हैं ये दोनों शब्द? कुल्यावाप तथा द्रोणावाप दोनों ही भूमाप के जो है दो शब्द हैं जिन्हें भूमाप के लिए प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहा जाता था? सिंचाई कर को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए है बिद्दक भागम, ऑप्शन बी है हिरण्य, ऑप्शन सी है उद्रंग या ऑप्शन डी है उपरनिका। कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? उद्रंग कहा जाता था भूमि कर को। किसको कहा जाता था? भूमि कर को। हिरण्य ये मौर्य काल के अंदर नगद कर था, एक मौर्य काल में नगद कर। बिद्दक भागम ये प्राचीन काल में सिंचाई कर को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? बिद्दक भागम सिंचाई कर को। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बिद्दक भागम जो है सिंचाई कर को कहा जाता था, और हिरण्य मौर्य काल में नगद कर को कहा जाता था, और उद्रंग भूमि कर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे 3 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इन तीनों में से कौन से जो कथन है सत्य है। ऑप्शन 1 है गुप्त सम्राट समय के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे। ऑप्शन दूसरा जो है उनका प्रशासन नितांत केंद्रीकृत था। तीसरा स्टेटमेंट है उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया था। कौन से इसमें से जो है ऑप्शन सही है? पहला देखिए, गुप्त सम्राट समय के लिए देवीय अधिकारों का दावा करते थे, तो ये एकदम सही हो जाएगा। उनका प्रशासन केंद्रीकृत था, तो ये गलत हो जाएगा। गुप्त काल में जो प्रशासन था वो कैसा था? संघात्मक। दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा गलत हो जाएगा तो पहला और ये सी वाला ऑप्शन तीनों ही कट गए हैं। आपका सही आंसर निकल के आ गया 1 और 3। तीसरा उन्होंने भूमि दान की परंपरा को विस्तारित किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल के दौरान भारत में बलात्श्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। दूसरा है यह गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा कठियावाड़ क्षेत्र में पूर्णतः अविद्यमान था। तीसरा है बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। ऑप्शन डी है मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रम, सॉरी यहाँ पे गलत लिखा गया है, बलात्श्रम के रूप में भेज दिया जाता था। कौन सा इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा? गुप्त काल के दौरान जो बलात्श्रम है इसके संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहले वाला जो ऑप्शन है कि इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत जनता के द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था, यही वाला इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह गुप्त साम्राज्य के अंदर मध्य प्रदेश तथा कठियावाड़ क्षेत्र में सबसे ज्यादा विद्यमान था, न कि अविद्यमान था। सबसे ज्यादा प्रचलित था कहाँ पे? मध्य प्रदेश और कठियावाड़ में। बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, ऐसा कुछ नहीं था।
मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात्श्रम के रूप में भेज दिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र की बात कहीं भी नहीं लिखी गई है, तो तीनों वाले ऑप्शन गलत है। पहला इसका ऑप्शन जो है ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहा जाता है कि शतरंज खेल उद्भूत हुआ था कहां से? चीन में, ईरान में, इंडोनेशिया में या भारत में? शतरंज जिसे प्राचीन काल में चतुरंग भी कहा जाता था और महाभारत में इसका काफी जिक्र हुआ है, तो इसका जो उद्भूत हुआ था कहां से हुआ था? तो ये हुआ था भारत से, और भारत से ईरान से होते हुए ये कहां पहुंचा था? यूरोप में पहुंचा था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं स्टेटमेंट, ये है सांख्य संप्रदाय से संबंधित, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है? सही वाले कथन हमें बताने हैं। पहला है, सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है। दूसरा है, सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? देखिए, पहला सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सांख्य दर्शन जो है वो पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जबकि सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि सांख्य दर्शन का मानना है कि अज्ञान से ही, जो अज्ञान है वो ही दुखों का कारण है और ज्ञानता के द्वारा ही उससे निपटा जा सकता है। तो दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, तो बी वाला ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समसामयिक थे? जो पतंजलि है किसके शासनकाल में थे? ये ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन बी है अशोक के, ऑप्शन सी है पुष्यमित्र शुंग के, या ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो किसके समसामयिक थे पतंजलि? ये थे पुष्यमित्र शुंग के। शुंग वंश के संस्थापक थे ये। कौन? पुष्यमित्र शुंग। और इन्हीं के दरबार में थे कौन? पतंजलि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग जो है इनके दरबार में थे पतंजलि, और ये पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह उक्ति जो है किसकी है? ये बातें किसके द्वारा की जाती थी कि जब तक जीवित रहो सुख से रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। यानी ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते हैं। कौन सा इसका सही आंसर होगा? ऑप्शन ए है कापालिक संप्रदाय वालों की, ऑप्शन बी है नागार्जुन की शून्यवाद वालों की, या ऑप्शन सी है आजीविकों की, या ऑप्शन डी है चारवाकों की। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? कौन थे जो पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे? तो ये हो जाएंगे चारवाक। ऑप्शन डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। चारवाकों का मानना था कि जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, और चाहे इसके लिए ऋण ही क्यों ना लेना पड़े। आज के टाइम में भी आपको ऐसे लोग दिख जाएंगे जो दूसरों से कर्ज लेके अच्छे मजे करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, लेकिन उनको उस चीज की कोई टेंशन नहीं होती कि उन्होंने कर्ज ले रखा है, उन्हें कोई भी चीज का कोई फिक्र नहीं होता। ऐसे लोग क्या होते हैं? चारवाक, जो भौतिक वस्तुओं के यानी सांसारिक सुखों पर ज्यादा बल देते हैं। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है किस प्रकार की दार्शनिक प्रणाली है? ऑप्शन ए है लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, ऑप्शन बी है आस्तिक प्रणाली भी कहलाती है, ऑप्शन डी है मीमांसा प्रणाली भी कहलाती है, या ऑप्शन डी है वैशेषिक प्रणाली भी कहलाती है। तो कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा? चारवाक किस तरह की प्रणाली थी? तो ये लोकायत प्रणाली कहलाती है। किस तरह की प्रणाली?
लोकायत प्रणाली कहलाती है। कौन सी? चारवाक प्रणाली। यानी ये किस? भौतिकवादी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? भौतिकवादी। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आस्तिक प्रणाली, आस्तिक नहीं थे, ये क्या थे? नास्तिक। नास्तिक का मतलब है वेदों में विश्वास न करने वाले। कौन थे ये? वेदों में विश्वास न करने वाले, यानी आस्तिक नहीं थे, नास्तिक थे। ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? इनमें से कौन सा एक भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है मीमांसा और वेदांत, ऑप्शन बी है न्याय और वैशेषिक, ऑप्शन सी है लोकायत और कापालिक, या ऑप्शन डी है सांख्य और योग। कौन है जो भारतीय दर्शन का भाग नहीं है? कौन हो जाएंगी? लोकायत और कापालिक, जो चारवाक है। वो किस तरह के थे? लोकायत और कापालिक इन्हीं से संबंधित थे। सांख्य और योग दर्शन के लोग, या फिर न्याय और वैशेषिक दर्शन और मीमांसा और वेदांत दर्शन वाले क्या थे? भारतीय दर्शन के भाग थे। और ये जो तीनों ही हैं ये वेदों में विश्वास रखने वाले आस्तिक थे, जबकि लोकायत और कापालिक जो है वेदों में विश्वास न रखे नास्तिक लोग थे। तो ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। ये भारतीय दर्शन के भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, परछन बोध किसे कहा जाता है? परछन बोध किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शंकर को, शंकर यानी शंकराचार्य को। ऑप्शन बी है कपिल को, ऑप्शन सी है रामानुज को, ऑप्शन डी है पतंजलि को। इसे परछन बोध कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ संकल्पनाएं ऐसी थी जिन्हें शंकराचार्य जी ने अपनी दर्शन में शामिल किया था। ये किसको मानने वाले थे? अद्वैत दर्शन को मानने वाले थे ये। और कुछ ऐसी संकल्पनाएं बौद्ध धर्म से संबंधित थी जिनको इन्होंने अपने दर्शन में शामिल किया था, इसीलिए इन्हें परछन बोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा 2 महान सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। ये कहां पर किया गया था? ऑप्शन ए है कन्नौज तथा प्रयाग में, ऑप्शन बी है प्रयाग तथा थानेश्वर में, ऑप्शन सी है थानेश्वर तथा वल्लभी में, या ऑप्शन डी है वल्लभी तथा प्रयाग में। कहां पर किया गया था? तो हर्षवर्धन के द्वारा एक महान सभा का आयोजन किया गया था कन्नौज के अंदर। वहां पर लगभग 20 देशों के राजा अपनी सेना, अपनी प्रसिद्ध सेना और अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों के साथ पहुंचे थे। और उस सभा का जो अध्यक्षता की थी वो किसके द्वारा की गई थी? ह्वेंसांग के द्वारा की गई थी। और ये कहाँ पे हुआ था? कन्नौज में। प्रयाग में हर 5 साल के बाद एक परिषद होती थी। कहाँ पे? प्रयाग के अंदर। तो ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। और किसके टाइम में होती थी? हर्षवर्धन के टाइम में। तो कन्नौज तथा प्रयाग में हर्षवर्धन के टाइम में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन ए है कीर्तिवर्मन द्वितीय ने, ऑप्शन बी है विक्रमादित्य द्वितीय ने, ऑप्शन सी है पुलकेशियन प्रथम ने, या ऑप्शन डी है पुलकेशियन द्वितीय ने। किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और ये युद्ध कहां पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। कहां पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। हर्षवर्धन अपने साम्राज्य का विस्तार पश्चिम की तरफ कर रहा था और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो उत्तर की तरफ बढ़ रहे थे। तो उसमें दोनों का टकराव कहां पे होता है? नर्मदा नदी के तट पर, जहां पे हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुप्त काल में कोस्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? गुप्त काल में कोस्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए है कपास के लिए, ऑप्शन बी है सन के लिए, ऑप्शन सी रेशम के लिए, या ऑप्शन डी ऊन के लिए। तो किसके लिए हुआ है कोस्य शब्द का प्रयोग गुप्त काल में? रेशम के लिए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा।
रेशम के लिए कौन शब्द का प्रयोग किया जाता था गुप्त काल के अंदर? वह चीनी यात्री जिसने भीनमाल की यात्रा की थी। भीनमाल कहां पे है? ये पड़ता है राजस्थान के जालोर में। राजस्थान के जालोर में, जहां पे ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है फायान ने, ऑप्शन बी है सुंगयुंग ने, ऑप्शन सी है वेनसांग ने, ऑप्शन डी है इत्सिंग ने। कौन सा चीनी यात्री था इनमें से जिसने भीनमाल की यात्रा की थी? ये था वेनसांग। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा और भीनमाल पड़ता है राजस्थान के जालोर जिले में। ऑप्शन सी वेनसांग ने भीनमाल की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्त्रोतों में प्राय उल्लेखित हुंडी के रूप की परिभाषा बताता है? प्राचीन काल में जो हुंडी शब्द था वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? ऑप्शन ए है राजा के द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया परामर्श। ऑप्शन बी है प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाली बही। ऑप्शन सी है विनिमय पत्र, या ऑप्शन डी है सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया आदेश। तो हुंडी का क्या अर्थ था? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही आंसर हो जाएगा? तो प्राचीन काल में जब व्यापार किया जाता था या तो नगद राशि उस टाइम दे दी जाती थी वस्तु के बदले में। अगर कोई व्यक्ति नगद राशि नहीं देता है तो उसके लिए एक विनिमय पत्र होता था जिस पर लिखा होता था कि ये राशि वो इतने दिनों के अंदर चुकता कर देगा, और उसी विनिमय पत्र को उस टाइम में क्या बोला जाता था? हुंडी बोला जाता था। तो इसका ऑप्शन आपका सी वाला सही आंसर हो जाएगा। हुंडी एक विनिमय पत्र होता था। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिज्ञा पत्र। प्रतिज्ञा पत्र जिस पे लिखा होता था कि वह इस राशि को इतने दिनों में चुकता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन एक है चीनी तीर्थयात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ऑप्शन दूसरा है चीनी तीर्थयात्री वेनसांग हर्ष से मिला, उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया। किसको? हर्षवर्धन को। तो पहले वाला ऑप्शन देख लीजिए, चीनी यात्री फायान ने कनिष्क द्वारा आयोजित की गई चतुर्थ महान बौद्ध परिषद में भाग लिया था। ये तो सही है कि चतुर्थ महान बौद्ध परिषद कनिष्क के द्वारा आयोजित की गई थी, लेकिन उस टाइम फायान नहीं था। ये किसके दरबार में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। किसके टाइम में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में, जो कि गुप्त काल में था। गुप्त शासक था एक, जो कनिष्क है, इसी ने चौथी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। तो पहले वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चीनी यात्री वेनसांग हर्ष से मिला, यहां तक ये ऑप्शन सही है, और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया, ये गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन भी, क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो बौद्ध धर्म के महायान को मानने वाला व्यक्ति था। तो दूसरे वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा न तो एक न ही दो, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। दोनों ही कथन इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है, आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखेंगे कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है, कौन सा सत्य है, असत्य है। ऑप्शन पहला देख लीजिए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए। ऑप्शन बी है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई। ऑप्शन सी है उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया। ऑप्शन डी है उन्होंने वेदांत का प्रसार किया। कौन सा एक ऑप्शन है जो शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? पहला देख लीजिए, उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, ये ऑप्शन सही है, उन्होंने 4 धाम की स्थापना की थी। ऑप्शन बी है उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, ये वाला ऑप्शन भी सही है। शंकराचार्य का जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल के अंदर, और उन्होंने पाया कि जो बौद्ध और जैन धर्म है उसकी वजह से जो हिंदू धर्म है वो पिछड़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, यानी हिंदू धर्म को बढ़ावा देने का उन्होंने कार्य किया था। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, ये वाला ऑप्शन आपका
गलत है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी जो है वो गलत है और हमें यही बताना है कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए थे, उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई, उन्होंने वेदांत का प्रसार किया था और हिंदू धर्म को उन्होंने बढ़ावा देने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ और प्रयाग। ऑप्शन बी है द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग और कांची। ऑप्शन सी है जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। ऑप्शन डी है पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका और वाराणसी। आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई थी, उसमें से श्रृंगेरी कहां पर था? श्रृंगेरी आपका था कर्नाटक में। श्रृंगेरी कर्नाटक में, ये हो जाएगा दक्षिण में। उसके बाद में पुरी, ये है उड़ीसा में। इन्होंने भारत की चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी, ये हो जाएगा पूर्व में। तीसरा आपका हो जाएगा द्वारका, ये है गुजरात में। ये पश्चिम दिशा में हो जाएगा। और चौथा आपका हो जाएगा जोशीमठ, ये है उत्तराखंड में। ये हो जाएगा उत्तर दिशा में। तो भारत की चारों दिशाओं में इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में है, ये पूरी उड़ीसा पूर्व में है, और द्वारका गुजरात पश्चिम में, जोशीमठ उत्तराखंड उत्तर में। तो ये चारों किसमें है? पूरी, श्रृंगेरी, द्वारका और जोशीमठ। ऑप्शन सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। जोशीमठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी, ये 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में हमें दरबारी कवि दिखाए गए हैं, दूसरी में राजा बताए गए हैं। यानी ये जो दरबारी कवि है किस राजा के टाइम में थे? पहला है अमीर खुसरो, दूसरा है कालिदास, तीसरा है हरिसेन, चौथा है बाणभट्ट। अमीर खुसरो इन्होंने किसके टाइम में? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में ये क्या थे? एक दरबारी कवि थे। इन्होंने लगभग 7 राजाओं का जो है शासन देखा था। कालिदास आपके थे चंद्रगुप्त द्वितीय। हरिसेन थे समुद्रगुप्त के टाइम में, और बाणभट्ट थे हर्षवर्धन के टाइम में। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में भी दरबारी कवि थे। हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में सचिव थे, और बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में कवि थे। तो इस तरह से इसका सही मैच हो जाएगा कि कौन किसके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक तरफ हमें प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं और दूसरी तरफ वर्तमान राज्य, यानी जो ये प्रसिद्ध स्थल है वर्तमान में कौन से राज्य में है? पहला है भीलसा, दूसरा है द्वार समुंदर, तीसरा है गिरिनगर और चौथा है थानेश्वर। एक तरफ हमें राज्य दिए गए हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश। कौन से इसमें से सही है? भीलसा मध्य प्रदेश में एकदम सही हो जाएगा। द्वार समुंदर महाराष्ट्र, तो ये गलत हो जाएगा। द्वार समुंदर कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में। द्वार समुंदर जो है होयसेल वंश की राजधानी हुआ करता था। किसकी? होयसेल वंश की राजधानी। गिरिनगर गुजरात में, ये ऑप्शन सही है। द्वारका और द्वार समुंदर दोनों अलग अलग थे। द्वारका गुजरात में है, जबकि द्वार समुंदर कर्नाटक में होयसेल वंश की राजधानी था। थानेश्वर ये आपका पड़ता है हरियाणा में। कहां पे पड़ेगा? हरियाणा में। स्थानेश्वर जिसे
पहले स्थानेश्वर कहा जाता था, अभी जिसे थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो इसमें पहला और तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, इसमें पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। पहला और तीसरा दोनों सही है, बाकी दोनों ऑप्शन गलत है। तो ये कहाँ पे हो जाएंगे? भीलसा मध्य प्रदेश में और गिरिनगर गुजरात में। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ये जो क्वेश्चन है गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित थे। तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इस क्लास को करने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।